बच्चों बच्चों आज हम रसायन विज्ञान का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 2022 के पेपर को सोल्व करेंगे बच्चों। मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों, इस 2020 के बाद 2021 में कोई पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। ठीक है, तो 2021 का पेपर अपलोड नहीं किया है मैंने, और उसके बाद चूँकि हुआ ही नहीं तो अपलोड नहीं किया है। और अब हम 2022 के पेपर को बच्चों आज सोल्व करेंगे अपन। 2022 के अंदर भी बच्चों लगभग 30% सिलेबस जो है वो कटौती हो गई थी, तो जो बचा हुआ सिलेबस है ना उसका पेपर आया था, तो उसी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। और इसका पैटर्न अब तक जो हमने पेपर सोल्व किए ना बच्चों उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी है। लगभग इस साल भी लगभग ऐसा ही आपका पेपर आएगा। इस साल भी इसी प्रकार का पेपर आएगा आपका इस बार भी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज 2022 का पेपर। सबसे पहले जो खंड अ है हमारा, उस खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अवध सदा वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। बच्चों सरल घनी मतलब क्या आपका एससीसी, मतलब आपका क्या एससीसी में कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कितना होता है, 52.4% होता है। तो इसका आंसर है बच्चों अ वाला। पहला प्रश्न का आंसर है आपका अ वाला 52.4%। अब सदा वाले प्रश्न है बच्चों, जली विलयन में प्रश्न नंबर 2 है आपका, जली विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट हाफ कारक या वांट हाफ गुणांक कहते हैं बच्चों आई, कि अधिकतम मान वाला यौगिक है, अधिकतम मान वाला यौगिक है बच्चों। इसके लिए आपको क्या करें, जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे ना, तो आप जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप निकालें। KCl को जब ऊपर आयनित करेंगे तो K+ और Cl- बनेगा, मतलब इसमें 2 कण हैं। NaCl की 2 आयन है इसके अंदर। NaCl की बात करें, यहाँ पर भी 2 आयन है, Na+ और Cl-। आप इस MgSO4 की बात करें, इस MgSO4 में Mg+2 और SO4-2, यहाँ पर भी एक Mg है और एक क्या है SO4 है, एक ही आयन है। यहाँ पर भी कण कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो इन सब में 2 कण हैं बच्चों। अब इस K2SO4 को देखेंगे तो K2SO4 टूटेगा 2 बार तो K+ में और 1 बार SO4-2 में, तो 2 आयन तो K के हैं और 1 आयन किसका SO4 का है। मतलब KSO4 में कुल आयन कितने हैं बच्चों, 3 हैं। इसलिए इस सेकंड नंबर के प्रश्न का आपका आंसर आएगा स वाला K2SO4। इस K2SO4 के लिए वियोजन के बाद वांट हाफ गुणांक I का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। K2SO4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको आयनित करके देख लेना है उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए log R व स्मॉल t के मध्य संबंध को, यहाँ पर ये log R क्या है बच्चों, एक्चुअल में हम तो क्या करते थे, हम प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a मानते थे और कुछ समय बाद जब उसमें से x मोल टूट जाते थे उसको अपन a-x मानते थे। तो यहाँ पर ये log R क्या है, log R जो है आपका a-x को रिप्रेजेंट कर रहा है, a-x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके लिए थोड़ी सी गणना करनी पड़ेगी अपन को। आपको प्रथम कोटि का पूछा है ना, तो प्रथम कोटि के लिए आपको क्या होना चाहिए, इस प्रकार से k का व्यंजक पता हो कि k का व्यंजक क्या होता है, 2.303 बटे T log-10 a/a-x। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ इस R का मतलब क्या माना है, a-x माना है। इस प्रकार का होता है बच्चों। आप क्या करेंगे, इस T को और इस 2.303 का उधर पक्षांतर कर देंगे ना, तो आपका क्या सूत्र बनेगा, आपका सूत्र बनेगा बच्चों कि K1T बटे 2.303 बराबर log, और आप क्या करें, ये log में a/a-x है ना, तो log में जो भाग हो रहा होता है ना उसका तो क्या हो जाएगा, जो log में भाग हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, मतलब ये घट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो इनको अपन घटा देंगे यहाँ से भी हाल। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से करेंगे बच्चों की log a-x इस प्रकार सोल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस log a-x का अपन उधर पक्षांतर कर देंगे और इस K1T का इधर पक्षांतर कर देंगे। बच्चों जब आप ये काम करोगे ना, ये करने की आवश्यकता नहीं हो सकता, आपको नॉलेज होना पड़ा है तो क्या होगा बच्चों की ना, ये इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से इक्वेशन आएगी एक, जो कि y बराबर
mx प्लस सी, जो कि y बराबर mx प्लस सी प्रकार के इक्वेशन को शो करेगी। मैं समीकरण लिखता हूँ वाली ये, जब आप वो पक्षांतर करोगे ना आप, तो आपको आंसर आएगा log a माइनस एक्स बराबर माइनस K1T/2.303 और प्लस आएगा log a। इस प्रकार के समीकरण है बच्चों। ये समीकरण जो है वो y बराबर mx प्लस सी प्रकार के समीकरण है, जो कि इस अप्रकार के ग्राफ को प्रदर्शित करती है। आपसे प्रथम कोटि के मध्य ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ आएगा बच्चों ये ढाल, इस प्रकार का ढाल बनता है। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए वाला। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी प्रकार के समीकरण से निकलता है बच्चों ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रथम कोटि के विक्रिया के अंदर थोड़ी गणना, उस समीकरण को आपको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लाना पड़ेगा, तब अपन इसको निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो अ वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, वान आर्केल विधि द्वारा शोधित की जाने वाली धातुओं का युग्म क्या है? बच्चों धातुओं का युग्म है जिरकोनियम टाइटेनियम। याद रखना आप, आंसर द है इसका, जिरकोनियम और टाइटेनियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाली धातु है। बच्चों सब ये प्रथम संक्रमण श्रेणी की है, और प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज जो है वो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा मैग्नीज। आपका आंसर आएगा मैग्नीज। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता कौन है? मैग्नीज दर्शाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, चतुष्फलकी ज्यामिति वाला उप सह संयोजक यौगिक। तो आप एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल, ये निकिल के साथ 4 बार CN है, 4 बार CN है, ऊपर -2 है। बच्चों इसकी आकृति तो वर्ग समतली होती है, इसकी आकृति होती है वर्ग समतली। FeCO का होल 5, बच्चों इसकी होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। CrCO का होल 6, इसकी होती है अष्टफलकीय। तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चों वो आएगा ये वाला, NiCO का होल 4, निकिल टेट्राकार्बोनिल बोलते हैं आप, या टेट्राकार्बोनिल निकिल बोलते हैं इसको। इस NiCO के होल 4, इसकी याद रखना बच्चों आपको, इसकी आकृति होती है कैसी? चतुष्फलकी पूछिए ना, इसलिए मैंने बाकी की भी बता दी आपको। NiCN का होल 4 जो वर्ग समतली होगा ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, Cr वाला जो है वो अष्टफलकी होगा। आपका आंसर क्या आएगा? NiCO का होल 4। संकलन से निकालेंगे बच्चों इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सर्वाधिक कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक। मतलब आपको निकालना है किसके अंदर CX बंध लंबाई का मान, CX बंध लंबाई का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो बच्चों बंध लंबाई जो है ना वो सीधे है ना बंध के प्रकार पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर CH3 है, सब में कार्बन तो कॉमन है, सब में एल्किल समूह तो कॉमन है। अंतर किसका है? फ्लोरीन का। अंतर किसका है? ब्रोमीन का, Cl का और I का। तो आप यहाँ से याद रखें कि बच्चों यहाँ फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला है। चूँकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला है, इसका मतलब यह कार्बन के साथ बहुत मजबूती से बंध बनाएगा, बंध मजबूत बनेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ बंध क्या होगा? छोटा होगा। बंध क्या होगा? छोटा होगा। और फ्लोरीन का आकार भी छोटा है ना बच्चों, फ्लोरीन का आकार भी क्या है? छोटा है। इन सब में कार्बन तो कॉमन है, पर अंतर किसका है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। आप जब 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो I का आकार सबसे बड़ा है, I का आकार, ऋणायन का आकार सबसे बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? I वाले की होगी। और जब I वाले की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी ना, तो आपका सबसे अधिक बंध लंबाई वाला यौगिक कौन सा होगा? CH3I होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? CH3I। ठीक है, उससे कम Br वाले की, उससे कम Cl वाले की, सबसे कम F वाले की। ये याद रखना है आपको। कारण क्या है? आयोडीन का बड़ा आकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, CH3OCH3। बच्चों ये तो ईथर है, मेथोक्सीमेथेन है। CH3CH2OH बच्चों ये एथेनॉल है, और CH3CH2CH3 ये प्रोपेन है। तो एक ईथर है, एक एल्कोहल है और एक ईथर है, एक ईथर है, एक एल्कोहल है और एक एल्केन है। कि क्वथनांकों का सही क्रम, सीधी सी बात है, आप याद रखना, सबसे कम होता है एल्केन का, उससे अधिक होता है ईथर का, और उससे अधिक होता है एल्कोहल का। क्योंकि इन्होंने इन तीनों का पूछा है ना, इसलिए तीनों की बात की मैंने। तो देखो सबसे पहले बढ़ता पूछा है ना, तो एल्केन कहाँ आ रहा है? एल्केन यहाँ सबसे पहले देखो, इस सब में देखो आप, एल्केन तो इसमें भी आ रहा है, द वाले में। फिर एल्केन के बाद ईथर किस में आ रहा है? स वाले में।
फिर क्या आ रहा है एल्कोहल, तो आपका आंसर क्या आएगा स वाला। आपका ऑप्शन जो है वो स सही है इसका। सर्वाधिक क्वथनांक का बढ़ता क्रम जो आपका है वो है पहले एल्केन, फिर ईथर और फिर लास्ट में एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन। देखो बच्चों, इससे पूछा है अपन से न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन, पीकेबी वाला एमीन पूछा है ना। तो पीकेबी क्या होता है, आप इस प्रकार से याद रखें कि जो पीकेबी है ना ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षारीयता का। पीकेबी जो है ना ये क्षारीयता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आपका मैक्सिमम क्षारीय है, जो आपका मैक्सिमम क्षारीय है वह एमीन जिसकी क्षारीयता मैक्सिमम है उसके लिए पीकेबी का मान क्या आएगा, सबसे कम आएगा। इस तरह से याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि आपसे न्यूनतम पीकेबी पूछा है और न्यूनतम पीकेबी का मान कम किसके लिए होगा, जिसकी क्षारीयता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्षारीयता का क्रम क्या होता है, जब मेथिल समूह होता है ना तो 2 डिग्री मैक्सिमम क्षारी, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम क्षारी कौन होगा, 2 डिग्री वाला। याद रखना बच्चों, मैक्सिमम क्षारी कौन होगा, 2 डिग्री वाला होगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम क्षारी होगा उसके पीकेबी का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखें, ये मेथिल एमीन प्राथमिक एमीन है, ये यहाँ ट्राई मेथिल एमीन मतलब ये तृतीयक एमीन है, ये C6H5 बेंजीन एमीन एनिलीन है, यहाँ तो उल्टा -I इफेक्ट लगता है बच्चों फेनिल समूह का। तो ये है आपका सेकेंडरी एमीन, तो आपका ऑप्शन आएगा ब वाला। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ब वाला। ठीक है, इसका पीकेबी का मान क्या है, न्यूनतम है। आपसे पीकेबी पूछा है ना तो मैंने पीकेबी बता दिया कि इसके पीकेबी का मान न्यूनतम है, क्योंकि बच्चों इसकी क्षारीयता क्या है, इसकी क्षारीयता तो मैक्सिमम है। ठीक है, इन एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, तो आंसर आपका ब वाला है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 हो चुके हैं आपके, 9 प्रश्न आपके 9 नंबर के थे बच्चों। अब कुछ रिक्त स्थान है यहाँ पर, 1 2 3 4 रिक्त स्थान है बच्चों यहाँ पर। देखें, प्रश्न है फ्रैंकेल तथा शोटकी दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस। बच्चों बार बार बता रहा हूँ आपको भाई, ये वाला प्रश्न याद रखना, AgBr ये ऐसा क्रिस्टली ठोस है, ऐसा आयनिक ठोस है जो फ्रैंकेल व शोटकी दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। आंसर आपका क्या है, AgBr। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है बच्चों, है ना। में उपस्थित धातु का नाम बच्चों इसमें पाई जाती है Fe। यह Fe का संकुल यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में केंद्रीय परमाणु के रूप में Fe उपस्थित होता है, जबकि इस Fe से 4 पिरोल वलय जुड़ी होती है, 4 पिरोल वलय जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय परमाणु कौन है आपका, धातु कौन है आपकी, Fe आयरन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रैस्टिंग मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान बच्चों 0 होगा। रैस्टिंग मिश्रण क्या होता है, रैस्टिंग मिश्रण मतलब एक प्रकाश को दाईं तरफ मोड़ने वाला प्लस वाला, एक प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ने वाला माइनस वाला। जब उन दोनों के अपन समान मात्रा मिलाएंगे ना तो फिर प्रकाश ना तो दाईं तरफ मुड़ेगा ना बाईं तरफ मुड़ेगा, अर्थात उसके ध्रुवण घूर्णन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, आर्थोनाइट्रोफिनोल तथा पेरा नाइट्रोफिनोल में से कम वाष्पशील। बच्चों याद करो, पेरा नाइट्रोफिनोल में तो अंतरा अणु के Hb मिलता है, अंतरा अणु के Hb, जबकि आर्थो वाले में मिलता है अंतः वाला। इसलिए ये अंतः वाला आर्थो वाला जल्दी से वाष्पित हो जाता है, जल्दी से वाष्पित हो जाता है। लेकिन पेरा वाला जो होता है ना, इस पेरा वाले में संगुणन की क्रिया होती है अंतरा अणु Hb बनने के कारण, इसलिए ये पेरा वाला कम वाष्पशील होता है। तो आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों, पेरा नाइट्रोफिनोल। पेरा नाइट्रोफिनोल जो है वो कम वाष्पशील होता है। बच्चों इन दोनों का अपन भापीय आसवन विधि के द्वारा पृथक करते थे। जब फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं ना तो आर्थो भी बनता है और पेरा भी बनता है, दोनों ही बनते थे। इनको अपन भापीय आसवन विधि से पृथक करते थे और आर्थो वाला जो है ना वो वाष्पित हो जाता था। क्यों, क्योंकि उसमें अंतः अणु के Hb था। पेरा वाला वाष्पित नहीं होता था क्योंकि उसमें अंतरा अणु के Hb था। ठीक है, तो वाष्पशील कम कौन है, तो पेरा वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये पहला और दूसरा प्रश्न जो है बच्चों पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफॉर्म
तथा एसीटोन के विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। बच्चों की ये क्यों करते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित? तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्या होता होगा। आप इनके सूत्रों पर फोकस करें। आपका क्लोरोफार्म ऐसा होता है CHCl3, मतलब सी पर 3 बार Cl और C पर H। आपका एसीटोन ऐसा होता है C डबल बंद O और ये CH3 और ये CH3। बच्चों है ना, इन दोनों में क्या होता है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस प्रकार से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद रखना। ये चित्र बनेगा यहाँ पर। चित्र बनाने के बाद आप कुछ वर्णन लिखेंगे कि क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफार्म है आपका और ये एसीटोन है आपका। क्लोरोफार्म व एसीटोन के मध्य अंतरा अणुक Hb बनता है। इस अंतरा अणुक Hb बनने के कारण इन दोनों से बना हुआ विलयन, जो है ना, उसमें अंतरा अणुक आकर्षण बल ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? जब ये दोनों अलग अलग थे ना, जब ये दोनों अलग अलग थे तब इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कम था। जब ये दोनों अलग अलग थे ना, तब इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कम था। लेकिन जब ये दोनों मिले तो इन्होंने आपस में क्या बनाया, Hb बनाया। और इस Hb बनने के कारण इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिससे डेल्टा V मतलब आयतन परिवर्तन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिश्रण का मान क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव हो जाता है। अर्थात इन दोनों के मिलने के बाद बना हुआ विलयन जो है ना, उस विलयन का आयतन कम हो जाता है। जब ये दोनों अलग अलग थे तो उनका आयतन ज़्यादा था, बाद में इनका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। इस कारण से क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। जो कारण है ना, वही संरचना है बच्चों। संरचना बनानी है, हाइड्रोजन बंध बनाना है और लिखना है कि इन दोनों से बने हुए विलयन में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण इनके आयतन परिवर्तन अर्थात डेल्टा V मिश्रण का मान जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह दोनों का विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछी है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, आप याद रख ले बच्चों, इनको हर साल प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तीसरे का अगला प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, तीसरे का तीसरा प्रश्न है। जब भी बच्चों इस प्रकार से एक बात और याद रखना आप, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अभी पहले प्रश्न में 9 प्रश्न थे, तो आपको प्रयास करना है, प्रयास नहीं आपको करना ही है। आपको ये 9 प्रश्न, पहले प्रश्न ये आंतरिक खंड है ना, ये आंतरिक खंड है। आप देखो यहाँ स्पष्ट पेपर के ऊपर लिखा हुआ भी एक जगह पर कि ना, अगर किसी प्रश्न में आंतरिक खंड है ना, ये जगह, तो उनको अपन सारे उत्तर एक साथ लिखने हैं। आप अलग अलग जगह लिखोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों इस चीज़ के। तो आपने अगर पहला प्रश्न किया है तो पहला प्रश्न के सारे उत्तर एक जगह पर, आपने दूसरा प्रश्न किया है, 4 रिक्त स्थान है, चारों एक साथ होंगे, एक ही जगह पर होंगे, अलग अलग पेज पे नहीं होंगे वो। और तीसरे में देखो बच्चों, तीसरे में कुल मिलाकर ये यहाँ पर 8 प्रश्न हैं, तो ये तीसरे के सारे उत्तर एक जगह पर होने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, तभी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, कर पाएंगे मतलब। तो शून्य कोटि का हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, तीसरे का तीसरा, पीतल में उपस्थित धातु तत्वों के नाम। बच्चों पीतल एक ट्रिक है इसकी, पीतल का ताज। तो ता मतलब तांबा मतलब कि Cu, ज मतलब जस्ता मतलब कि जिंक। इस ट्रिक से याद रख लें कि पीतल में उपस्थित धातु, पीतल एक मिश्र धातु है और इसका निर्माण किससे होता है, कॉपर व जिंक से होता है। Cu प्लस Zn इसका आंसर हो जाएगा। नाम पूछा है, केवल नाम लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। समन्वय बहुफलक पूछा है आपसे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन पूछा है बच्चों आपसे। क्या करेंगे कि CMI सेंट्रल मेटल आयन मतलब केंद्रीय धातु आयन व उससे जुड़े लिगेंडों की द्विक स्थान व्यवस्था
स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये परिभाषा याद रखनी है बच्चों आपको कि CMI व उससे जुड़े लिगेंडों की द्विक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका K3AlC2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नाम। बच्चों ये 2-3 बार पहले भी आ चुका है ना। जितने पेपर मैंने सॉल्व किए 2013 से अब तक लगभग ये तीसरी बार आया हुआ प्रश्न है बच्चों, है ना। देखिए सबसे पहले आप सरल धनायन का नाम लिखेंगे। आप जब भी नाम लिखें ना बच्चों, आप पहले आप सारे काम कर लें। आप इस एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश है, कितना ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल लें। यहाँ पर एल्यूमिनियम पर +3 आवेश आएगा, आप निकाल कर देख लेना है बच्चों आपको। इस प्रकार से सबसे पहले अपन सरल धनायन का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, पोटेशियम। नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम। जब भी नाम लिखें सरल धनायन के नाम के बाद स्पेस देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम लिगेंड का लिखेंगे। लिगेंड क्या है आपका, ऑक्जिलेट। कितनी बार है, 3 बार। तो ट्राई ऑक्जिलेटो C2O4 को बोलते हैं ट्राई, बोलेंगे क्या, ऑक्जिलेटो। ये नाम बिना स्पेस के, अब आगे वाला यहाँ स्पेस है बच्चों, ये इस लाइन नहीं करनी है आपको, ये यहाँ स्पेस देना है। उसके बाद ट्राई ऑक्जिलेटो लिखना है। ट्राई ऑक्जिलेटो लिखने के बाद अब एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपकी CMI है। चूँकि एल्यूमिनियम जो समन्वय मंडल है ना, ये ऋणात्मक समन्वय मंडल है। ऋणात्मक समन्वय मंडल में धातु के नाम के अंत में लगाते हैं एट, तो नाम आएगा एल्यूमिनेट। नाम आएगा एल्यूमिनेट। ठीक है। और फिर इसके बाद कोष्टक में रोमन संख्या में आएगा 3rd, क्योंकि इस एल्यूमिनियम की OS का मान कितना है, 3 है। तो ये ऑक्जिलेटो के बाद और एल्यूमिनेट के बाद स्पेस नहीं देना है आपको, बिना स्पेस के आपको ये नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6 तथा CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6 द्वारा प्रदर्शित समावेयता। आप गौर से देखें बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, CO के साथ NH3 है, यहाँ CO के साथ CN है, यहाँ Cr के साथ CN है और यहाँ Cr के साथ NH3 है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों लिगेंड, या तो कह लो कि दोनों में CMI चेंज हो गए, या यूँ कह लो कि दोनों में क्या चेंज हो गए, लिगेंड चेंज हो गए। ऐसा भी आप कहना चाहो तो इस प्रकार की समावेयता को बोलते हैं बच्चों समन्वयी समावेयता। क्या कहते हैं, इस प्रकार की समावेयता को कहते हैं समन्वयी समावेयता। केवल नाम पूछा है, नाम क्या है इसका, समन्वयी समावेयता। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार। बच्चों एमीन में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है। एमीन के नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, कार्बोनिल संकुल में। कार्बोनिल संकुल बच्चों ऐसे संकुल जहाँ पर लिगेंड के रूप में, जहाँ पर CMI के साथ लिगेंड के रूप में कार्बोनिल समूह मतलब कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो, में उपस्थित सहक्रियाशीलता आबंधन को चित्रित कीजिए। केवल चित्र बनाना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेटल बनाएंगे। इस मेटल के इस प्रकार से आप कक्षक बनाएंगे। इस धातु CMI के पास रिक्त कक्षक होते हैं बच्चों, है ना। तो इस CMI के रिक्त कक्षक में जो आपका लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ बंधा होता है इस प्रकार से, और इस ऑक्सीजन पर इस प्रकार से कक्षक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये कार्बन क्या करता है, इस कार्बन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यह इस मेटल के रिक्त कक्षकों में प्रवेश करा देता है। इस प्रकार से बनता है सिग्मा बंध। ठीक है। अब क्या होता है, जब ऐसा होने से इस धातु पर, धातु ने क्या ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो धातु की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। धातु क्या करेगा, अस्थायी हो जाएगा। अतः धातु अस्थायी हो जाएगा। धातु क्या करेगा, यह CMI अपने स्थायित्व वृद्धि करने के लिए अपने जो कक्षक है ये वाले डी कक्षक, इन डी कक्षकों से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस कार्बन के लिगेंड का जो कार्बन है ना आपका, इस कार्बन के रिक्त प्रतिबंधी, ये है क्या आपका रिक्त प्रतिबंधी पी कक्षक। कार्बन का क्या है ये, रिक्त प्रतिबंधी पी कक्षक। इस रिक्त प्रतिबंधी पी कक्षक में
पर कक्षक में ये CMI जो है अपने डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को पुनः प्रवेश करा देगी, परंतु इस इलेक्ट्रॉन के बंध की दिशा, इस बंध की दिशा जो है वो पहले वाले बंध की तुलना में क्या है, अपोजिट है। पहले वाला बंध लिगेंड से मेटल की तरफ बना था और ये वाला बंध मेटल से लिगेंड की तरफ बन रहा है। पहला बंध बना सिग्मा था, ये क्या हो जाएगा, पाई बंध हो जाएगा। इस चीज़ को अपन बोलते हैं डी पाई पी पाई बंध। इस बंध को बोलते हैं अपन क्या, डी पाई पी पाई बंध, या अपन इसको बैक बॉन्डिंग पश्चाबंधन भी कहते हैं। इसको ही बोलते हैं कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सहक्रियाशीलता आबंधन। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलें अब अपन क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी पे आते हैं। सेक्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा। एन प्रकार के अर्धचालक को समझाना है। क्या होता है एन प्रकार का अर्धचालक? बच्चों जब क्या होता है ना, जब आप 14वें वर्ग में ना 15वें वर्ग के अशुद्धि मिलाते हैं, या हम यूँ कहें मान लो 14वें वर्ग में सिलिकॉन है। आपको डायग्राम बनाना है बच्चों इसका, मैं आपको केवल रफली समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप गौर करना किस प्रकार से सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होता है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में इस प्रकार से सिलिकॉन जो होते हैं आपस में 4 बंधों से जुड़ा होता है। सिलिकॉन इस प्रकार से आपस में 4 बंधों से जुड़ा होता है। 4 बंध से क्यों जुड़ा होता है, कारण है इसका, क्योंकि सिलिकॉन जो है वर्ग 14 का तत्व है और इसके भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अन्य 4 सिलिकॉन से बंधित होकर के सिलिकॉन के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अभी सिलिकॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इसलिए सिलिकॉन का क्रिस्टल अपनी शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर सिलिकॉन को गर्म करें, द्रवित कर दें और इस द्रवित सिलिकॉन में हम 15वें वर्ग के फास्फोरस को मिला दें, 15वें वर्ग के किसको मिला दें, फास्फोरस को मिला दें और इसको ठंडा कर लें। ऐसा करने पर क्या होगा कि बच्चों, ये देखो मैंने मिटा दिया यहाँ पर, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में कुछ स्थानों पर फास्फोरस के कण आ जाएंगे। देखो मैंने यहाँ इस जगह पर फास्फोरस लिख दिया। सिलिकॉन के क्रिस्टल में, द्रवित सिलिकॉन में हमने फास्फोरस को मिलाया है ना, 14वें वर्ग में हमने 15वें को मिलाया, तो फास्फोरस के कण आ जाएंगे। परंतु फास्फोरस के भाइतम कोश में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और नीचे है ना, 4 बंध बनाने में काम आ जाते हैं। जबकि फास्फोरस पर 5वां इलेक्ट्रॉन और बचता है जो कि असहभाजित होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही इस क्रिस्टल में विद्युत चालकता के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, जिससे सिलिकॉन का क्रिस्टल अब क्या करेगा, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लगेगा। चूँकि इस क्रिस्टल में चालकता इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुई है और चूँकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। इस प्रकार से आपको विद डायग्राम और विद वर्णन इसको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अणुचुंबकत्व व प्रतिचुंबकत्व की तुलना कीजिए। बच्चों अणुचुंबकत्व क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, कि है ना अणुचुंबकत्व कि पदार्थों के द्वारा है ना, पदार्थ का गुण है बच्चों, ये अणुचुंबकी का गुण है ये कि पदार्थ के द्वारा है ना चुंबकीय बल रेखाओं को अगर अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, तो उससे तो बोलते हैं क्या, अणुचुंबकत्व। और चुंबकीय बल रेखाओं को क्या किया जाए, प्रतिकर्षित किया जाए, तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, एक अंतर तुलना तो ये हो गई कि अणुचुंबकत्व में उस पदार्थ को जब हम चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र में रखते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो पदार्थ के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित किया जाएगा। जबकि प्रतिचुंबकत्व में जब किसी पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित किया जाएगा। ठीक है, अब फिर एक और चीज़, अणुचुंबकत्व कब उत्पन्न होगा, अणुचुंबकत्व उत्पन्न होगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा हो, अयुग्मित हो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, अणुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन प्रतिचुंबकत्व का गुण तब होगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा।
एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, अयुग्मित। हम यूँ कह लें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे। तब क्या करेगा वह, प्रति चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार आप चुंबकत्व को समझा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता, बच्चों मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला कैपिटल M बराबर विलेय पदार्थ का ग्रामों में भार WA माना मैंने बटे विलेय पदार्थ का अणुभार MA माना मैंने इंटू आयतन मतलब V ml में लेंगे, और जब ml में लेंगे तो फिर 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। और आपको दे रखा है उसने 5 ग्राम NaOH, मतलब W का मान दे रखा है, WA का मान दे रखा है। चूँकि NaOH दे रखा है तो NaOH का आपको अणुभार Ma निकालना है। Ma क्या है, अणुभार। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो आप जब इनको योग करोगे 40 आएगा। तो आपको WA का मान पता चल गया, 5 दे रखा है। NaOH का मान, अणुभार का मान, Ma का मान आपको निकालना पड़ेगा, 40 आएगा। और V आयतन दे रखा है 250 ml। आप जब ये मान रखेंगे ऊपर तो आएगा 5 इंटू 1000 बटे नीचे आएगा 40, नीचे इंटू आएगा 250। जब आप ये गुणा भाग करेंगे बच्चों तो ये 5 8 40 हो जाएगा, और ये 250 से 1000 4 बार कट जाएगा, लगभग 4 बार कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर आ गया 1/2, या आप बोलें इसको 0.5। आप कितना बोलेंगे इसको, 0.5। 1/2 को क्या कर लेंगे आप, 0.5 में कर लेंगे। आप मोल प्रति लीटर लिख दें तो चलेगा, आप मात्रक पीछे का लिख दें, मोल प्रति लीटर लिख दें तो चलेगा, आप कैपिटल M लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर से एक सवाल है, चैप्टर नंबर 2 से सवाल है ये। एक प्रोटीन 300 ml जली विलयन में, एक प्रोटीन के 300 ml जली विलयन में 1.25 ग्राम, मतलब विलयन का आयतन दे रखा है। ये तो V दे रखा है, आपको देखना बच्चों, फोकस करना। V दे रखा है, V का मान दे रखा है ना। फिर आपको आगे दे रखा है जली विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन है, मतलब ये आपको विलेय की मात्रा WA दे रखी है, WA दे रखी है। 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप टेम्परेचर दे रखा है। इस विलयन का प्रासरण दाब मतलब कि पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, पाई दे रखा है 2.50 इंटू 10⁻³ बार। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान मतलब कि आपको ज्ञात करना है Ma, मतलब कि अणुभार ज्ञात करना है। आपको R का मान दे रखा है। तो बच्चों जैसे ही प्रासरण दाब आया ना, चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, प्रासरण दाब आया ना तो आपको विलयन समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब प्रासरण दाब का प्रयोग करना पड़ेगा कि पाई V बराबर क्या होता है, nRT होता है। ये समीकरण याद रखनी है आपको, पाई V बराबर क्या, nRT। अभी n क्या है, n है विलेय के मोलों की संख्या। तो आप इस प्रकार कन्वर्ट कर लें बच्चों इसको कि पाई V बराबर, n का मतलब क्या होता है, पदार्थ का ग्रामों में भार WA बटे अणुभार Ma इंटू R इंटू T। इस प्रकार से देखो, अब आपको करना क्या है ज्ञात, देखो बच्चों फोकस करना, आपको ये Ma ज्ञात करना है, आपको Ma ज्ञात करना है। क्या आपको T का मान नहीं पता, क्या T का मान पता है 300 केल्विन। R का मान देखो ये दे रखा है यहाँ पर, इस जगह पर है ना। WA का मान ये दे रखा है यहाँ पर 1.25 ग्राम। पाई का मान ये दे रखा है 2.50 और V का मान 300 ml। सारे मान दे रखे हैं, केवल आपको Ma का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस Ma को उधर पक्षांतर कर देंगे तो Ma बराबर क्या आएगा, Ma बराबर WA इंटू RT बटे पाई V। इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपका, Ma बराबर WA इंटू RT बटे पाई V। आप WA का मान रख देना, आप WA का मान रख देना। WA का मान है 1.25, आप R का मान रख देना 0.08 दे रखा है, 83 दे रखा है। T का मान दे रखा है 300, आप वो रख देना, केल्विन में दे रखा है, बटे पाई का मान दे रखा है 2.50 इंटू 10⁻³ और V का मान दे रखा है आपको 300 ml। ठीक है। आप जब ये मान रखोगे बच्चों और गुणा भाग करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा भाग करके देख लेना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। बस गुणा भाग करना है, इसमें से भी 300 से 300 कट जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, आप कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लेंथेनाइड आकुंचन। आकुंचन दे या संकुचन दे, एक ही बात है। देखो लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है समझें कि हम जब लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लुटेशियम तक चलते हैं, सीरियम से लुटेशियम 71 तक चलते हैं, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। जब हम लेंथेनाइड श्रेणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सीरियम से ल्यूटेशियम तक चलते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और बच्चों परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ दो चीज़ें बढ़ती है। एक तो बढ़ता है क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों बढ़ता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक में क्या बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहा है, और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा, जिसे बोलते हैं अपन क्या, जेड इफेक्टिव। तो क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दो कोश भीतर 4f उपकोश में भर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब दो कोश भीतर आएगा तो उसके द्वारा परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न किया जाएगा, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन दो कोश भीतर आ रहा है तो उस दो कोश भीतर आने वाले इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम या नगण्य होता है, बहुत कम। इस दुर्बल परिरक्षण होता है, इसके अंदर दुर्बल परिरक्षण होता है, दुर्बल SE प्रभाव होता है, या हम कहते हैं बहुत कम होता है, लगभग शून्य होता है। इसलिए इस प्रभाव को हम लगभग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो एकमात्र प्रभाव जो उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या है, जेड इफेक्टिव। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर एकमात्र प्रभाव जो प्रभावी भी है वो कौन है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो कि आकार के मान में क्या करता है, कमी करता है, जिससे तत्वों के आकार में क्या आती है, कमी आ जाती है। इस प्रभाव को ही बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर का M+2 आपको दे रखा है। M+2 एक्वेटिक विलयन के लिए Z बराबर 25 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। बच्चों आपको म्यू का मान निकालना है, पर आपसे कह रखा है Z25 है, मतलब आपका तत्व मैग्नीज है, मैग्नीज का ही परमाणु क्रमांक 25 होता है, पर वो +2 अवस्था में है। और +2 का मतलब है उसने अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। तो 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3D में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और बच्चों ये पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में है, अर्धपूरित विन्यास में, अर्थात अयुग्मित अवस्था में है। तो हमारे पास स्मॉल n अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 आए। सबसे पहली चीज़ आपके पास इस टेक्निक से हमने इस तरीके से क्या कर लिया, पहले n का मान ज्ञात कर लिया, n का मान 5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, म्यू का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण मतलब कि म्यू का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला है आपका n रूट के अंदर n इंटू n+2, आप मान रख देंगे, n का मान 5 है इंटू कोष्टक में 5+2, तो ये 5 और 2 7 का गुणा आप √5 से करेंगे, लगभग 35 आएगा। और 35 √35 अगर 36 होता ना बच्चों, आप सोचें, आपको निकाल कर देखना नहीं होता, आप अनुमान लगा लें केवल कि 35 है, 36 होता तो कितना होता, 36 का कितना 6 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लगभग 6 के पास ही तो आएगा, लगभग इसका मान क्या आएगा, 5.8 के आसपास आएगा। तो मैंने लिख दिया 5.8 बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक है, बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक है, वो लिख दिया अपन ने। इस प्रकार कर देना है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रोपेनेल व प्रोपेनोन, बच्चों आगे वाला एल्डिहाइड है, पीछे वाला कीटोन है। में विभेद करने के लिए टोलेन परीक्षण देना है। टोलेन परीक्षण देना है तो आपको पता हो कि एल्डिहाइड तो टोलेन परीक्षण देते हैं पर कीटोन नहीं देते। तो अब तक जो देखो, अब तक के पेपर में जो प्रश्न पूछे हुए थे ना, डायरेक्ट उसने
पूछ रखा था, उसने नाम नहीं दे रखे थे इसे। अब प्रोपेनेल बोल दिया ना आपसे, तो आपको फिर प्रोपेनेल की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको पहले CH3 CH2 CHO, ये आपका प्रोपेनेल है। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि ये प्रोपेनेल है। इस प्रोपेनेल की क्रिया आपको टोलेन अभिकर्मक से करनी पड़ेगी। क्या होता है आपका टोलेन अभिकर्मक? ताज़ा अमोनिकृत सिल्वर लवण को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार का आपका सूत्र होता है, ठीक है। प्लस यहाँ करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 बार OH, क्षारीय माध्यम में क्रिया करेंगे। ये 3 लगा दिया अपन ने। ये आपका टोलेन अभिकर्मक है। AgNH3 का होल ट्वाइस है ना, ऊपर आएगा इसके प्लस, ठीक है, और साथ में आएगा OH माइनस। क्षारीय माध्यम में करेंगे, जब ये क्रिया करेगा ना बच्चों, तो ये प्रोपेनेल इस टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा। प्रोपेनेल इस टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा ऑक्सीकृत। अर्थात क्या बनाएगा? ये इस प्रकार से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट बनाता है। कार्बोक्सिलेट CH3 CH2 COO माइनस आयन बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। साथ में क्या बनेगा बच्चों? साथ में जो ये सिल्वर है ना, इस सिल्वर के चमकदार रजत दर्पण प्राप्त होंगे। सिल्वर के चमकदार रजत दर्पण प्राप्त होंगे, ठीक है। साथ में आपको अमोनिया प्राप्त होगी और साथ में आपको जल प्राप्त होगा। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है बच्चों। इसे बोलते हैं अपन क्या? प्रोपेनेल की टोलेन अभिकर्मक से क्रिया। यह अभिक्रिया लिख देनी है ना। और नीचे लिखना है, फिर नीचे लिखना है आपको प्रोपेनोन मतलब एसीटोन, और वापस सेम सूत्र टोलेन अभिकर्मक से लिख देना, आगे लिख देना नो रिएक्शन। आपको कर देना है ऐसा, यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला लिख देना है और यहाँ लिख देना है क्या? नो रिएक्शन। अर्थात कीटोन जो है वो टोलेन परीक्षण नहीं देता। इस प्रकार से आप दोनों में विभेद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका उपरोक्त अभिक्रिया में अनुक्रम A, B तथा C को पहचान कर उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखो CH3CN। इस CH3CN की क्रिया करी है, देखो बैलेंस भी कर रखा है बच्चों, वेरी गुड। 2 बार H2 दे रखा है, तो 2 बार H2 मतलब कि पूर्ण जल अपघटन। अगर 1 बार H2 होता है ना, तो उसको बोलते हैं आंशिक जल अपघटन। देखो और भी स्पष्ट कर रखा है, देखो यहाँ K भी रखा है कि NH3 माइनस हो रहा है। देखो इतनी जानकारी तो बहुत कम मिलती है पेपर के अंदर, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो, है ना। यहाँ तो स्पष्ट कर दे कि 2 बार H2O है और 1 बार NH3 बाहर निकल रहा है, तो फिर A क्या होगा? तो देखो बच्चों A क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। A क्या होगा आपका? A होगा आपका एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से CH3COOH, ये आपका A होगा। आप इस प्रकार लिख करके नाम भी लिख दिया करें कि ये A क्या हो गया आपका? एसिटिक अम्ल हो गया। ये तो हो गया आपका A, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, फिर इस A की क्रिया आपने करी अमोनिया से। इस A की क्रिया आपने करी अमोनिया से। जब A अमोनिया से करेगा ना बच्चों, देखो आप, तो अमोनिया में से निकलेगा H, अमोनिया में से निकलेगा H, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना A बना है यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो बना ना A, उसमें से निकलेगा OH, वहाँ से निकलेगा क्या? O। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसने आगे भी दे रखा है, आगे और गौर करना है, आगे गर्म कर रखा है इसने, तो फिर आप सोचे थोड़ा सा, 1 मिनट रुकें आप। आपका B क्या बनेगा? अभी है ना, क्या होगा? ये NH3 है ना, ये NH3 COOH के साथ जुड़ जाएगा, मतलब आपका B बनेगा CH3COONH4, ऐसा बनेगा बच्चों आपका अमोनियम एसीटेट, ये बनेगा B आपका। सेकंड पॉइंट नंबर B में उसने क्या कहा कि NH3 जब क्रिया करेगा ना, तो NH3 क्रिया करके क्या बनाएगा? इस एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा तो CH3COO, और ये जो एसिटिक अम्ल का H है ना, ये वाला H, ये उस NH3 के पीछे जुड़ जाएगा तो NH4 बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो ये बनेगा B। और उसने फिर आगे यहाँ स्पष्ट किया, देखो उसने फिर बच्चों यहाँ स्पष्ट किया इस जगह पर, क्या अब इसे गर्म करो। अब जो आपका B बनाना है, ये अब जो B बनाना आपका, इसे गर्म करो। गर्म करने पर अब H2 निकलेगा, अब निकलेगा H2O। तो आप क्या करेंगे? इस NH4 में से 2 H कम कर देंगे और यहाँ से एक O कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका C क्या बनेगा? आपका C क्या बनेगा देखना, यहाँ बना रहा हूँ मैं इधर। क्या बचेगा? CH3 बचेगा, CO बचेगा और NH2 बचेगा।
देखो आप, जब मैंने कहा यहाँ से 2H कम कर दो NH4 में से, और यहाँ से एक O कम कर दो, तो क्या बचा? CH3 CONH2। ये आपका है एसिटेमाइड या एथेनेमाइड। एथेनेमाइड, तो ए तो आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, बी आपका हो जाएगा अमोनियम एसीटेट, और सी आपका हो जाएगा एसिटेमाइड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आपको ये अभिक्रिया करनी है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ कर दिया उसने कि यहाँ पर हमको यहाँ H2 ने निकाल कर H2 यहाँ निकाला इस जगह पर। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, ए आपका एसिटिक अम्ल है, बी आपका अमोनियम एसीटेट है, और सी आपका क्या है? एसिटामाइड है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे अपन। 11वां क्वेश्चन हो चुका है आपका। 12वां, प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण समझाइए। बच्चों, आइसोसाइनेट परीक्षण मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या होता है? प्राथमिक एमीन ही देते हैं केवल। क्या होगा? CH3NH2, ये आपका मेथिल एमीन, ये आपका प्राथमिक एमीन भी है। इस प्राथमिक एमीन की क्रिया आप करेंगे क्लोरोफार्म से, CHCl3 से, और साथ में लेंगे आप क्या? KOH, ये लेंगे आप। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होता है? ऐसा करने पर बच्चों है ना कि 3 बार लेंगे इस KOH को, तो ऐसा करने पर आपके साथ एक तो बाहर निकलेगा सह उत्पाद बनेगा, 3 बार तो KCl बनेगा। देखो यहाँ से 1 2 3 K और यहाँ से 1 2 3 Cl, तो 3 K के साथ 3 Cl निकल जाएगा। फिर देखना H2O बनेगा, है ना। यहाँ देखें इधर कि H2O कैसे बनेगा, यहाँ से 2H, यहाँ से 1H और यहाँ से 3 OH, मतलब 3 बार क्या बनेगा? H2O बनेगा। इस प्रकार से 3 बार H2O भी बनेगा, है ना। मैंने बता दिया आपको, ये तीनों Cl, ये तीनों के, यहाँ से 2H और यहाँ से 1H 3H और यहाँ से 3 बार OH, क्योंकि 3 बार ले रखा अपन ने इसको, तो ये 3 बार H2O निकल जाएगा। अब क्या बचा आपके बचता है क्या? CH3, यहाँ बचा है, इधर बचा है N, और यहाँ बचा है केवल कौन? C। इस प्रकार से N ट्रिपल बंद C बनेगा, मेथिल आइसोसाइनेट बनेगा। इसको मेथिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं, जो कि तीव्र अरुचिकर गंध वाला होता है। इसकी उपस्थिति से, इस गंध से अपन इस प्राथमिक एमीन की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन यह अभिक्रिया नहीं देता है, केवल कौन देता है? प्राथमिक एमीन देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ट्राईमेथिल एमीन की पिरामिडी आकृति। बच्चों, अब ट्राईमेथिल एमीन का पूछ लिया है ना, तो ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। क्या करें? आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है ना, आपको पता हो कि अमोनिया में करते हैं, अमोनिया में हम नाइट्रोजन बनाते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर इस प्रकार से एक LP लगाते हैं, इतना करते हैं ना। उसके बाद अपन यहाँ 3 बार क्या बनाते हैं? इस प्रकार से H बनाते हैं, 3 तरफ अपन क्या बनाते हैं? H बनाते हैं। तो इसने क्या कहा? अपन से ट्राईमेथिल एमीन पूछ लिया ना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिख दो? H के स्थान पर क्या लिख दो? CH3 लिख दो, बस यही तो काम करना है आपको, है ना। आप ऐसा कर दें, ठीक है। आप और भी स्पष्ट करना चाहें इसको, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस प्रकार से कर दें कि आप अमोनिया बनाएं, अमोनिया के ऊपर LP लगाएं, फिर यहाँ पर इसका SP संकेत कक्षक, इसका भी SP संकेत कक्षक, इसका भी SP संकेत कक्षक, फिर यहाँ SP3, फिर यहाँ कार्बन का भी SP3, फिर यहाँ कार्बन का भी SP3 और यहाँ कार्बन का भी SP3। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं बच्चों, और थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। फिर यहाँ हाइड्रोजन का 1s कक्षक, फिर इसके भी 4 कक्षक होते हैं ना ऐसे, तो इन चारों पर क्या? हाइड्रोजन का 1s कक्षक आकर कहते ओपन करता है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, ठीक है। वरना मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, वो सीधा है बिल्कुल, आप वो बना दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। देखो प्रोटीन, जब प्रोटीन को हमें ना उच्च ताप पर अम्ल की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, लवण की उपस्थिति में या विकिरणों की उपस्थिति में रखते हैं, प्रोटीन को अम्ल, क्षार, लवण, ताप या रेडियो विकिरणों की उपस्थिति में रखते हैं ना, तो प्रोटीन का हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है। प्रोटीन का हेलिक्स जो है वो अकुंडलित हो जाता है, और इस प्रोटीन के हेलिक्स के अकुंडलित होने से
प्रोटीन के हेलिक्स के अकुंडलित होने से इस प्रोटीन द्वारा अपनी जैविक सक्रियता खो दी जाती है। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। ठीक है बच्चों, कि ताप, अम्ल, क्षार, लवण की उपस्थिति में रखने पर प्रोटीन का हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है, जिससे प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है ना। इस क्रिया को ही बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है इसका अंडे को गर्म करने पर अंडे की सफ़ेदी का स्कंदन हो जाना, है ना। पर बच्चों याद रखना, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है ना, केवल मतलब द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन में होता है। 1 डिग्री प्रोटीन में विकृतीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को चित्रित कीजिए बच्चों। वो प्रकार का डायग्राम बच्चों आप बना दें। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए हॉल हेराल्ड प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल को चित्रित कीजिए। देखो, हॉल हेराल्ड प्रक्रम पूछा है ना आपसे, तो हॉल हेराल्ड प्रक्रम का चित्र बनता है बच्चों इस प्रकार से। देखिए, हॉल हेराल्ड प्रक्रम में क्या था बच्चों, इस प्रकार से देखो आप कि ये इस प्रकार से ना इस प्रकार का एक पात्र होता है स्टील का पात्र होता है जो कि कार्बन के अस्तर से युक्त होता है। इस कार्बन से अस्तर से युक्त इस पात्र के द्वारा तो बच्चों कैथोड का कार्य किया जाता है। जबकि इस पात्र में ऊपर से देखो बच्चों, ये ऊपर से कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लटका देते हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ें जो होती है ना, ये ग्रेफाइट की छड़ें एनोड के समान कार्य करती है ना। इस विधि में कार्बन के अस्तर से युक्त स्टील का टैंक होता है बच्चों। कार्बन के अस्तर से युक्त स्टील का टैंक होता है जो कि हमारे लिए कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, इस पात्र में यहाँ पर हम गलित एल्यूमिना मतलब Al2O3 और Na3AlF6 मतलब क्रायोलाइट को विद्युत अपघट्य के रूप में भर के रखते हैं। जबकि इसमें ऊपर से कुछ छड़ लटकी हुई है, ये ग्रेफाइट की छड़ लटकी होती है। इस ग्रेफाइट की छड़ क्या करती है, एनोड के समान कार्य करती है। एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने Na3AlF6 क्यों मिलाया, इसका कारण है बच्चों, ये जो आपका Al2O3 है ना, इस Al2O3 का गलनांक है ना, इसका गलनांक 2323 केल्विन होता है। 2323 केल्विन मतलब बहुत उच्च होता है। अतः इस गलित अवस्था में यह विद्युत कुचालक होता है। ये एल्यूमिना इस गलित अवस्था में विद्युत कुचालक होता है, इसलिए इसमें अपन Na3AlF6 मतलब कि क्रायोलाइट मिलाते हैं। ये क्रायोलाइट मिलाने से जो गलित Al2O3 है ना, इसका गलनांक जो है वो 1173 केल्विन हो जाता है। 1173 केल्विन हो जाता है और एल्यूमिना अब सुचालक के समान व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या मिलाया जाता है, Na3AlF6 मिलाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य से बात हो गई बच्चों उपकरण के बारे में कि कार्बन के स्तर से युक्त स्टील का पात्र है, जो कैथोड के समान कार्य कर रहा है। ऊपर से हमने ग्रेफाइट की छड़ लटका रखी है, ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है जो एनोड का कार्य करेगा। हमने यहाँ विद्युत अपघट्य के रूप में गलित एल्यूमिना और क्रायोलाइट को मिलाया। एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया मैंने बताया आपको, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में एल्यूमिना का गलनांक 2323 केल्विन होता है, विद्युत कुचालक होता है, लेकिन क्रायोलाइट मिलाने पर गलनांक इसका 1173 केल्विन हो जाता है और यह चालक के समान व्यवहार दर्शाने लग जाता है। अब इसकी अभिक्रिया की बात करें बच्चों, तो एनोड पर क्या होगा, सबसे पहले जो Al2O3 है ना, ये Al2O3 अपने आयनों में टूटेगा और टूट करके क्या करेगा बच्चों, Al+3 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, O-2 बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहले तो इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। इसके बाद है ना एनोड पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ना, O-2 ये एनोड पर जाएगी और एनोड पर जाकर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी मतलब कि ऑक्सीकरण की क्रिया प्रदर्शित करेगी, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, O2 प्राप्त हो जाएगी और हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस कर लेना है बच्चों, है ना। यहाँ पर मैं इसको 2 बार ले लूँगा, ये 4 बार बन जाएगा और ये O यहाँ पर
6 बार बनेगा। जब मैं इस O को 6 बार लूँगा तो यहाँ 3 बार O2 बनेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 12 बार आएंगे। ठीक है, फिर ये O2 जो है ना बच्चों, ये O क्या करेगी, ये ऑक्सीजन है, ये एनोड पर जाएगी। एनोड पर क्या है, कार्बन का एनोड है, ग्रेफाइट है, तो उस कार्बन के एनोड से क्रिया करेगी। ये O2 जो बनी है यहाँ पर, एनोड पर जो O2 बनी है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, सॉरी, एनोड पर जो O2 बनी है ना, ये कार्बन का जो छड़े हैं, ग्रेफाइट की छड़े हैं लटकी हुई ऊपर से, उस कार्बन से क्रिया करेगी। क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। फिर अंततः ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर क्रिया करेगा ऑक्सीजन से और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, फिर बताऊंगा मैं इसके बारे में और भी जानकारी बच्चों। अभी एक बात तो याद रखें, अब वो जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पर जाएगा। एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और एल्यूमिनियम इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इस पहले पद में यहाँ पर जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसे ग्रहण करेगा और ग्रहण करके अपचयन की क्रिया द्वारा एल्यूमिनियम धातु का निर्माण करेगा। एल्यूमिनियम धातु का निर्माण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों। अब खास बात क्या है कि एनोड पर जो ग्रेफाइट की छड़ लटकी हुई थी, हमने यहाँ देखा वो ग्रेफाइट की छड़ कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और अंततः कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अर्थात 1 किलो एल्यूमिनियम के निर्माण में लगभग आधा किलो कार्बन की छड़ें, कार्बन का एनोड जो ग्रेफाइट है वो जल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए समय समय पर इस एनोड को बदलते रहना चाहिए। इस अथवा वाला प्रश्न है, आप चाहे तो ऊपर वाला करते या नीचे वाला। धातुओं के शोधन के लिए मंडल परिष्करण या जोन परिष्करण का वर्णन कीजिए, इसका चित्र बनाइए। देखो बच्चों, इसका चित्र बच्चों इस प्रकार से चित्र होता है बच्चों, आप याद रखें। इस प्रकार का चित्र बनाना है आपको, वर्णन करना है कि मंडल या जोन परिष्करण का प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अर्धचालक के रूप में जो उपधातुएं हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम आदि उपधातुओं को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए मंडल या जोन परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। पहली चीज़, आप चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे कि इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं। अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त उपधातुएं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम आदि को अतिशुद्ध अवस्था में इसी विधि से प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, इस विधि का सिद्धांत है बच्चों कि अशुद्धि की उपस्थिति में तो क्या होता है, अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। इस विधि का सिद्धांत है बच्चों कि जब पदार्थ में क्या मिली होगी, अशुद्धि मिली होगी, तो अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अतः किसी धातु को पिघलाकर ठंडा करने पर धातु क्रिस्टलीकृत हो जाती है और अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। ये सिद्धांत बच्चों इसका कि अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है। अतः किसी धातु को पिघलाने पर और ठंडा करने पर धातु क्रिस्टलीकृत हो जाती है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ना अशुद्ध धातु की एक छड़ के चारों ओर इस प्रकार की वृत्ताकार हीटर या तापक लगाते हैं। वृत्ताकार हीटर या क्या लगाते हैं बच्चों, तापक लगाते हैं। ये बीच में यहाँ पर एक धातु की छड़ है बच्चों, ये वाली धातु की छड़ है ना। जिस धातु में अशुद्धि है ना और जिस धातु का हमें शुद्धिकरण करना है ना, उसकी छड़ लेंगे और उस छड़ के चारों ओर ऊपर नीचे पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर वृत्ताकार हीटर लगाते हैं, जिससे गर्म जोन बोल दो, मंडल बोल दो, उस गर्म जोन में धातु पिघल जाती है। ये लिखा है गलित मंडल, लिखा रहा है यहाँ पर गलित मंडल। इस गलित मंडल में धातु क्या होती है बच्चों, पिघल जाती है। ठीक है, और इस वृत्ताकार हीटर को अपन एक ही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। जब वृत्ताकार हीटर को अपन आगे बढ़ाएंगे ना तो पीछे वाला भाग जो ये पीछे वाला भाग जहाँ पर धातु पिघल गई थी वो अब क्या होगा, क्योंकि हीटर तो आगे बढ़ चुका है और पीछे वाला भाग जो अब द्रवित हो चुका है वो अब गर्म कुंडली के संपर्क में नहीं है, इसलिए वो ठंडा होगा और ठंडा होकर वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम काट करके पृथक कर लेंगे।
जिसे हम काट करके पृथक कर लेंगे। और अशुद्धि वाला प्रश्न था। अब 17वां प्रश्न आता है हमारा एनिलीन। एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर Na-NO2 व HCl Na-NO2 व HCl के साथ अभिकृत करने पर यौगिक A बनता है। सीधी सी बात है बच्चों, एनिलीन दे दिया मतलब कि एनिलीन दे दिया मतलब आपको बहुत कुछ दे दिया, आपसे स्पष्ट बोल दिया आपका एनिलीन, आप तुरंत देते ही अभिक्रिया करेंगे। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, पहले क्या लिखा उसने। इसको आगे है ना ए बनेगा, इस ए को आगे क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर, क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने पर यौगिक बी बनाता है। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और Cu2Cl2 का हमने प्रयोग किया था सेंड मायर अभिक्रिया में, सेंड मायर अभिक्रिया में। तो बच्चों तो क्या होगा, अब गौर करना, इस एनिलीन की क्रिया आपको करनी है Na-NO2 और HCl से। तो डाई एजोटीकरण 273 से 278 केल्विन तो आप लिखेंगे यहाँ पर, और डाई एजोटीकरण की क्रिया होगी, और डाई एजोटीकरण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ बनेगा N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। और फिर इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2 की उपस्थिति में आप HCl से क्रिया करवाएंगे ना, HCl से क्रिया कराएंगे ना, तो इसमें से N2 निकल जाएगा और यह क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये तो B हो गया, और ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो आपका उत्पाद बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, इसका अथवा वाला प्रश्न है बच्चों, इसका अथवा वाला प्रश्न है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Ki। बच्चों जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के Ki से करते हैं ना, तो Ki से करने पर N2 और Cl दोनों बाहर निकल जाते हैं, बेंजीन के ऊपर से N2 और Cl दोनों बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या कहा आपसे, फिर A बनेगा ना, उस A को आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, बच्चों शुष्क ईथर और सोडियम मतलब विलियमसन ईथर वुड्स अभिक्रिया की बात की है इसने। तो बनने वाले यौगिक का नाम पूछा है, देखिए हम करके देखते हैं इसको। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाएंगे पहले तो अपन। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन किससे करेंगे, Ki के साथ करेंगे। ऐसा करने पर N2 बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, तो आपका उत्पाद बनेगा आयोडोबेंजीन, आपका उत्पाद बनेगा आयोडोबेंजीन। ये आपका A हो गया। आप नाम भी लिखा करें बच्चों, आप इसका नाम लिख दें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका आयोडोबेंजीन, तो आपका A क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। इस आयोडोबेंजीन की क्रिया आप Na से करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे बच्चों, आपका बनेगा बाईफेनिल, आपका बनेगा बाईफेनिल। ठीक है, मतलब यह फिटिंग अभिक्रिया है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, न कि वुड्स फिटिंग। ये किससे अभिक्रिया है, आपकी फिटिंग अभिक्रिया है ना। मतलब यहाँ दोनों बेंजीन वाले, यहाँ मैं इस प्रकार कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये दोनों बेंजीन वाले, ये इस प्रकार से मैंने दोनों बेंजीन वाले को आपस में जोड़ दिया एकल बंध से, दोनों बेंजीन वाले को मैंने इस प्रकार से आपस में जोड़ दिया। आप चाहे तो इसको चित्र को क्षैतिज बना ले, मैंने इसको बनाया ऊर्ध्वाधर, आप चाहे तो क्षैतिज बना ले इसको। तो इसका नाम क्या है बच्चों, बाईफेनिल। इसका नाम क्या है, बाईफेनिल। ये आपका बी बन गया, ये आपका बी बन गया, बाईफेनिल। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कारण दीजिए। फिनोल में उपस्थित, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई मेथेनॉल से कम होती है। गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों, फिनोल में जो कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई है ना, मेथेनॉल से कम की होती, मेथेनॉल से कम की होती है। देखो कारण इसका, ये इस प्रकार से होता है फिनोल आपका। जब भी इस प्रकार के प्रश्न है ना, आपका दिमाग दौड़ना चाहिए बच्चों अनुनाद के पास, कि ये फिनोल है आपका, फिनोल में इस ऑक्सीजन पर 2 Lp ऊपर इस प्रकार से होते हैं और H यहाँ होता है। तो इस OH समूह के धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव, याद रखना, धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव है ना, आपको ये बोल देना है। आप ये भूल जाएं, अनुनाद तो आप बोल ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने कह दिया क्या कि इस OH समूह के O के धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव या अनुनाद के कारण क्या होता है, अनुनाद के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा, ये Lp यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो निकल करके यहाँ आएगा।
ऐसा होने से इस बेंजीन के कार्बन और इस O के बीच डबल बंध बन जाता है। इस बेंजीन के कार्बन और इस O के बीच क्या बन जाता है? डबल बंध बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, चूँकि फिनोल में OH समूह के +M प्रभाव के कारण या अनुनाद के कारण बेंजीन के कार्बन जो कि sp2 संकरित है, एक और बात खास याद रखना, sp2 संकरित कार्बन है बेंजीन का, और ऑक्सीजन जो है वो डबल बंध बना लेते हैं, और डबल बंध के बनने के कारण इनकी बंध लंबाई का मान जो है वो कम हो जाता है। जबकि मेथेनॉल की बात करें, CH3OH की बात करें, तो CH3OH में जो कार्बन है वो sp3 संकरित है। देखो बच्चों, ये मैंने कहा, ये मेथेनॉल का कार्बन sp3 संकरित है, बेंजीन का कार्बन sp2 संकरित था। ये sp3 संकरित है और इस O के साथ अनुनाद नहीं करती बच्चों। इस कारण से जो आपका ये बंध है, ये एकल बंध वाला होता है। ये क्या होता है? एकल बंध वाला होता है। और हम जानते हैं एकल बंध बंध लंबाई का मान ज़्यादा होता है, डबल बंध बंध लंबाई का मान कम होता है, ट्रिपल बंध की बंध लंबाई का मान सबसे कम होता है। तो चूंकि डबल बंध की बंध लंबाई का मान कम है ना यहाँ पर, इसलिए फिनोल में CO बंध लंबाई का मान कम है, फिनोल में CO बंध लंबाई का मान कम है, मेथेनॉल में CO बंध लंबाई का मान ज़्यादा है। अगला प्रश्न, ईथर में COC आबंध कोण चतुष्फलकी कोण से अधिक होता है। देखो ईथर क्या होता है आपका, OR। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन पर sp3 संकरण है ना, और sp3 में चतुष्फलकी कोण का मान कितना होता है। हम मेथेन का एग्जांपल याद करो, मेथेन में बंध कोण का मान अगर हम चतुष्फलकी को देखते थे तो 109 डिग्री 28 मिनट होता था, 109 डिग्री 28 मिनट होता था। लेकिन ईथर में इस बंध कोण की बंध लंबाई का मान जो है ना वो, बंध कोण का मान, इस बंध कोण का मान पूछा है आपसे, आबंध कोण का मान पूछा है कि चतुष्फलकी से अधिक क्यों है। चतुष्फलकी का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसका चतुष्फलकी से अधिक क्यों है। तो कारण क्या है बच्चों, इस एल्किल समूह के बड़े आकार, एल्किल समूह के लिखना है आपको, इस प्रकार से चित्र बना करके लिखना है कि एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण इनके बीच बंध कोण का मान, आबंध कोण का मान जो है वो चतुष्फलकी कोण से क्या होता है, अधिक होता है ना। अगर मैं इस R के स्थान पर CH3 प्रयोग करता, भी CH3 प्रयोग करता, मतलब मैं डाई मेथिल ईथर लेता, तो बच्चों इस बंध कोण का मान लगभग 111.7 डिग्री होता। कितना होता? 111.7 डिग्री होता। तो ज़्यादा ही तो है बच्चों, है ना। याद रखना है कि ईथर में बंध कोण का मान जो है वो चतुष्फलकी वाला 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होता है। क्यों है? एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण इन एल्किल समूह में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आबंध कोण क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, समावयवी एल्कोहलों में शाखन के बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। समावयवी एल्कोहलों में शाखन बढ़ने पर आप याद करो, हम इस प्रकार से लिखते थे, क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के, और क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला वृद्धि के। शाखन का मतलब क्या है? पार्श्व श्रृंखला वृद्धि, अर्थात जैसे जैसे एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कम हो जाता है। एल्कोहल की आकृति या अणु की आकृति क्या होती है? अणु की आकृति गोल हो जाती है। ये दो लाइनें आपको लिखनी है कि जैसे जैसे एल्कोहलों में क्या होता है? शाखन होता है, पार्श्व श्रृंखला वृद्धि होती है, वैसे वैसे एल्कोहल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है, एल्कोहल की आकृति गोल हो जाती है, और अंतरा आणविक आकर्षण बल के कमजोर हो जाने के कारण क्वथनांक के मान में कमी आती है। ठीक है, इसका 18वें का अथवा वाला, एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मेथेन से अधिक होता है। बच्चों एथेनॉल क्या होता है? तो आप याद करें, एथेनॉल तो आपका C2H5OH, C2H5OH। फिर एथेनॉल में क्या होता है? इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बन जाता है, C2H5।
फिर देखो बच्चों C2H5। तो एथेनॉल में क्या उपस्थित है? एथेनॉल में इस प्रकार से अंतरा अणु Hb पाया जाता है। एथेनॉल का अणु दूसरे एथेनॉल के अणु के साथ अंतरा अणु Hb बनाता है, और अंतरा अणु Hb जब भी बनता है तो संगुणन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्वथनांक के मान में क्या होती है? क्वथनांक के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए एथेनॉल का क्वथनांक तो ज़्यादा है। मेथोक्सीमेथेन का कम क्यों है? मेथोक्सीमेथेन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। आपको स्पष्ट कर देना है, मेथोक्सीमेथेन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए उसका क्वथनांक कम है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि मेथोक्सीमेथेन मतलब कि आपका CH3OCH3, सूत्र क्या है उसका? CH3OCH3 है ना। इसमें Hb नहीं पाया जाता, इसलिए क्वथनांक कम होता है। जबकि एथेनॉल में अंतरा अणु Hb के कारण संगुणन की क्रिया होती है, जिससे उस क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। और आपको एल्कोहल के Hb का चित्र भी बना देना है, आपको वो Hb वाला डायग्राम भी बना देना है। नेक्स्ट है, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। बार बार वही बात आ रही बच्चों। अब देखो यहाँ क्वथनांक था ना, देखो लॉजिक क्या है, यहाँ क्वथनांक था ना, तो मैंने अभी Hb बनाया था, पर मैंने Hb किससे बनाया था? एल्कोहल से बनाया था। अब क्या पूछा है? जल में विलय था, तो हम एल्कोहल का Hb दोबारा बनाएंगे, पर किससे बनाएंगे? अब किससे बनाएंगे? अब बच्चों अपन जल से बनाएंगे, यही खास बात है। जल में विलयता पूछे तो Hb किससे बना लो? जल से बना लो। ये O, ये H, फिर ये इस प्रकार से, है ना बच्चों। अब देखो ये हो गया आपका, ये आपका एथेनॉल, ये आपका जल, ये आपका एथेनॉल, वापस बन गया Hb वापस से अंतराणु Hb है, लेकिन किसके साथ बनाया है? जल के साथ बनाया है। क्योंकि एथेनॉल जल के साथ Hb बना लेता है, इसलिए एथेनॉल जल में आसानी से विलय होता है। नेक्स्ट, फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। बच्चों एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में क्या होता है? इस प्रकार से O इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और आकर्षित करके इस प्रकार से RO- और H+ मतलब प्रोटॉन त्यागती है। ये बना है आपका एल्कोक्साइड आयन। ये बना है क्या आपका? एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता। इस एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता, इस कारण से एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी है। एल्कोक्साइड आयन क्या है? कम स्थायी है। क्योंकि ये कम स्थायी है, इसलिए अम्लीय भी कम है। इसलिए एल्कोहल अम्लीय भी कम है। मैंने बताया आपको, एल्कोहल जब H+ त्यागता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोक्साइड आयन में क्या नहीं पाया जाता? अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए यह कम स्थायी है और इसलिए अम्लीय भी कम है। इसकी तुलना में फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जब H+ आयन त्यागता है, देखिए बच्चों, फिनॉल जब H+ आयन त्यागता है तो वह बनाता है इस प्रकार से फिनोक्साइड आयन। फिनॉल बनाता है क्या? फिनोक्साइड आयन। इस O पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता हो कि फिनोक्साइड आयन में इस ऑक्सीजन के +M प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, अर्थात फिनोक्साइड आयन का आपको अनुनादी संरचना बना देनी है बच्चों। यहाँ पर डबल बंद O बनेगा, इस O पर अब उदासीन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इस प्रकार से बंद बन जाएगा। फिर अगली स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो पैरा स्थिति पर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ अभी भी क्या रहेगा? डबल बंद रहेगा। अगली स्टेप में इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ले आएंगे तो ये वापस से आर्थो स्थिति पर आप बना लें बच्चों। इसको आप इस प्रकार से अनुनादी संरचना बना दें इसकी 4 और बना करके बता दें बच्चों की, है ना, कि फिनोक्साइड आयन, फिनॉल जब H+ आयन त्यागता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है और फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए फिनॉल अधिक स्थायी है। और जब फिनॉल अधिक स्थायी है तो अम्लीय भी अधिक है एल्कोहल की तुलना में। इस प्रकार से आप अनुनाद बता करके, वर्णन करके दोनों के तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन नंबर डी पर आ गए अपन। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि सुने बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे वे अभिकारक, केवल वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, जिनकी सांद्रता में क्या हुआ है? जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो कहलाती है
उनकी संख्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे वे क्रियाकारक जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उनकी संख्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। इस कोटि का मान 0 भी हो सकता है और भिन्न के रूप में, भिन्न 1/2 आदि के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। बच्चों है ना, जो वेग स्थिरांक है आपका के, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों किसके? अभिकारकों की सांद्रता के। याद रखना बच्चों, ये प्रश्न आप थोड़ा सा हटके प्रश्न पूछ लिया उसने, ये वाला है ना। नॉर्मली वो अभिक्रिया का वेग पूछता है, यहाँ उसने वेग स्थिरांक पूछ लिया। यहाँ उसने क्या पूछ लिया है? वेग स्थिरांक पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, इस प्रकार आपको शब्दों में लिख देना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वेग स्थिरांक का मान कम होगा, और अभिकारकों की सांद्रता कम होगी तो वेग स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला एक सवाल है, एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.03 तथा 0.06 हो तो संकीर्ण ऊर्जा। बच्चों ये एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। संकीर्ण ऊर्जा पढ़कर का आया था ना, वहाँ एक सूत्र का प्रयोग किया था अपन ने। तो वो सूत्र क्या है बच्चों? देखें आप, यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ आपको तापमान 2 बार दे रखा है, यहाँ आपको T आपको 2 बार दे रखा है, यहाँ आपको ये वेग स्थिरांक मतलब K भी आपको 2 बार दे रखा है। तो आगे वाला T1 है, पीछे वाला T2 है। याद रखें बच्चों आप, पहला वाला तापमान T1 है, बाद वाला तापमान T2 है। केल्विन में है ना बच्चों, इसलिए मैंने T1 T2 कैपिटल में लिए। फिर उसने कहा वेग स्थिरांक, आगे वाला K1 है, पीछे वाला K2 है। संकीर्ण ऊर्जा मतलब कि आपको EA ज्ञात करना है, आपको EA ज्ञात करना है। आपको R का मान दे रखा है 8.314, आपको log 2 का मान दे रखा है, काम आएगा आपके, इसलिए मान दे रखा है। तो क्या फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे अपन, log K1 बटे, किताब में एग्जैक्ट सवाल है ऐसा वाला, केवल उसने 500 केल्विन और 600 केल्विन के स्थान पर 700 केल्विन कर दिया। यहाँ पर किताब में एग्जैक्ट पाठ्यनिहित प्रश्नों में प्रश्न है वाला बच्चों, पर उसने 600 केल्विन के स्थान पर 700 केल्विन दे रखा है बुक के अंदर। तो सूत्र क्या होगा? संकीर्ण ऊर्जा EA बराबर EA बटे 2.303 बटे R T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। बच्चों इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है आपको, बच्चों इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है आपको। T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। सूत्र क्या है आपका? log K1 बटे K2 बराबर EA आपकी संकीर्ण ऊर्जा ये ज्ञात करनी है आपको, बटे में 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। आप देखें K1 और K2 log K1 का मान दे रखा है आपको 0.03 और K2 दे रखा है आपको 0.06। आप इसे काटेंगे ना बच्चों तो आपका यहाँ आएगा log 2, इसीलिए उसने आपको log 2 का मान दे रखा है। ठीक है, आपको EA का मान ज्ञात करना है। आप EA को ऐसे कैसे रहने दें, आपको 2.303 दे रखा है, ऐसा कैसे ही R का मान दे रखा है 8.314, आप लिख दें। फिर इसके बाद इस कोष्टक में T2 है आपका 600, T1 है आपका 500 बटे 600 इंटू 500, ये 500 इंटू 600 गुना में फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। बच्चों इस प्रकार से आप क्या करें, एक गुणा भाग करेंगे ना, आप इस EA को यहीं पर रहने देंगे। सुने बच्चों, आप इस log 2 का मान आपको दे रखा है यहाँ पर, आप गौर करना, ये दे रखा है यहाँ पर log 2 का मान, यहाँ दे रखा है, देखो मैंने गोला किया मैंने, log 2 का मान दे रखा है 0.3010। तो आप क्या करेंगे, log 2 का मान भी लिख देंगे। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, है ना, ये मैंने यहाँ log 2 का मान भी लिख दिया। मुझे पता है ना, हमने काटा 2 आया तो इसका मान कितना आएगा 0.3010। अब सुनो बच्चों, आप ये वैल्यू पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इसका तो भाग हो रहा है, इन दोनों का भाग हो रहा है, मतलब ये तो गुणा हो जाएगा। फिर 600 में से
500 गया तो 100 बचा, और बटे में बच्चों 600 इंटू 500, 6 पंजे का 30, लगभग 3 लाख इसका नीचे आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ 30,000 बचेगा। ठीक है, ये 30,000 ही बटे के नीचे आएगा, तो इसको भी उधर भेजोगे ना बच्चों आप, तो आप गुना करोगे, आपका गुना होगा, आपका क्या आंसर आएगा बच्चों, देखो मैं आपको करके बताता हूँ इसको सॉल्व कि आपको ई ए बराबर कितना आएगा। आपका ई ए का मान आएगा बच्चों कितना कि 0.3010 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू लगभग 30,000, ये वो उसका आया बच्चों। मैंने 600 माइनस 500 किया और बटे में 600 इंटू 500 ना, वो इन सब का गुणा भाग करोगे ना आप, तो आपका आंसर आएगा 173,070 है ना, 0.63, ये मान आपका जूल में आएगा। लगभग कितना मान आपका आएगा बच्चों, आप कर लेना इसको, आप कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, जूल में आएगा मान। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका 19वां था, 19वें में आपका दूसरा वाला पूरा हो गया, सॉरी तीसरा वाला पूरा हो गया। अब इसके बाद अथवा, इसके अथवा में अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता बच्चों, आणविकता मतलब अणुसंकेता, आणविकता मतलब क्या है, अणुसंकेता, कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि में तो क्या होता है, जिनकी सांद्रता बदलती है ना, केवल उनकी बात कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ तो हमने क्या कहा, वे सभी अभिकारक जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या, वे सभी अभिकारक जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आणविकता या अणुसंकेता कहलाती है। एक सैद्धांतिक पद है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव। बच्चों, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान में, उत्प्रेरक अभिकारकों की संक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात आपको लिख देनी है कि अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिकारकों की संक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है, जिससे अभिकारक जल्दी से सक्रिय अणु बन जाते हैं और सक्रिय अणु फटाफट से उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात अभिक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, 300 केल्विन पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है। स्मॉल ए का मान दे दिया मैंने, इसलिए लिखा हो कि यहाँ प्रथम कोटि लिखा रहा है ना। जो 30 मिनट पश्चात मतलब आपको स्मॉल टी का मान दे दिया, घटकर रह गई बच्चों, रह गई, इसका मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी जो बाद में इतनी रह गई, मतलब ये A-x है, ये क्या है आपका A-x है। 300 केल्विन ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। ठीक है बच्चों, तो आप कुछ चीज़ें याद रखें, मैंने बता दिया आपको, लोग 2 का मान दे रखा है आपको, ना भी देवे तो भी लोग 2 का मान तो याद रखना है आपको। ये आपको स्मॉल ए दे रखा है, ये आपको A-x दे रखा है, और ये आपको स्मॉल टी दे रखा है, जो कि प्रथम कोटि है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपना K बराबर 2.303/T log A/A-x। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है आपको। 2.303 के स्थान पर 2.303 लिखेंगे, टी के स्थान पर 30 मिनट है तो 30 लिखेंगे, लॉग के स्थान पर लॉग, ए का मान 1 × 10⁻² दे रखा है, बटे में 0.5 × 10⁻² दे रखा है। 10⁻² से 10⁻² काट देंगे। ठीक है, फिर आप देखो ऊपर यहाँ पर है 1, नीचे है यहाँ पर 0.5, बच्चों आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगा। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि यहाँ पर क्या बचेगा, इस जगह पर क्या बचा, log 2 बचा है ना बच्चों। इस जगह पर क्या बचा है आपका, इस जगह पर आपका log 2 बचा है। मैं यहाँ पर आपको करके देता हूँ इस जगह पर कि यहाँ पर आपका क्या बचा है,
ये देखिए यहाँ पर पूरा गुणा भाग करने के बाद आपका आंसर क्या बचा, log 2, और log 2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, log 2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो मैं फिर लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मैं इसको हटा करके डायरेक्ट आप कर लेना आपके हिसाब से, है ना। यहाँ पर हम log 2 की वैल्यू 0 इंटू करेंगे 0.3010 तो बच्चों आप गुणा भाग करेंगे इसका तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 0.023, लगभग आपका इतना आंसर आएगा। जो कि प्रथम कोटि का मात्रक लिखना भी है आपको, तो सेकंड इन्वर्स मात्रक क्या आएगा, सेकंड इन्वर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लें। नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है आपका कि नाइलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि हम एडीपी अम्ल का प्रयोग करते हैं ना, एडीपी अम्ल का प्रयोग करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। बच्चों उसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, ये उसका आईयूपीएसी नाम है, ये उसका आईयूपीएसी नाम है। पिछली बार वैसे ये बहुलक वाला पार्ट हट गया था, वैसे ये फिर भी यहाँ से प्रश्न आ गया था, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। ठीक है, ये उसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अगला है कारण में समझाइए, एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। सीधी सी बात है बच्चों, एसिटिक अम्ल आपका होता है CH3COOH, फार्मिक अम्ल होता है आपका क्या, HCOOH। आप गौर करें इस पर, तो H है, इस H का ना तो कोई प्लस आई इफेक्ट है ना कोई माइनस आई इफेक्ट है, ये तो अम्ली है ही सही। लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 समूह, और CH3 समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए यह आसानी से H+ आयन का त्याग नहीं करेगा, इसलिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। आप दोबारा सुन लें बच्चों, एसिटिक अम्ल में इस CH3 समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण यह कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर देता है, जिससे COOH समूह आसानी से H+ का त्याग नहीं करता। अतः एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होता है या दुर्बल अम्ल होता है। ब वाला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों से अधिक होता है, क्यों? बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इस अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध के कारण ये Hb आपका अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा क्वथनांक दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना क्या है आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध, हम यूँ कहें कि ये तो आपस में चक्रीय द्विलक का निर्माण कर लेते हैं, है ना, जबकि एल्डिहाइडों में ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा, किसकी तुलना में, एल्डिहाइड की तुलना में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। कक्षीय आरेख बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ये जो बंद कोण है आपके ये वाले, इन बंद कोण के मान 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री होते हैं। इस ऊपर इस प्रकार से 2 LP होते हैं। इस प्रकार का आपका चित्र बना देना है ना। आप इस प्रकार से बना दें, और कक्षीय पूछा है तो आप या तो ऐसा कर दें, है ना, अन्यथा देखो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इस प्रकार बनाएं कार्बन का पहला sp2 संकृत कक्षक, फिर एक इधर कार्बन का दूसरा sp2 संकृत कक्षक, और इधर कार्बन का तीसरा sp2 संकृत कक्षक। इस प्रकार कार्बन पर 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं, जिनमें से कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक से, जो कि अक्षीय वाला होता है, उससे अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। जबकि ये वाले कक्षक है ना, ये क्योंकि कार्बोनिल समूह पूछा है ना आपसे, इसलिए रिक्त रहेंगे अभी, है ना। जबकि कार्बन पर एक असंकृत कक्षक होता है, p कक्षक असंकृत, जो कि डंबलाकार होता है ना। ये
या ऑक्सीजन के p पार्श्विक कक्षक से, ऑक्सीजन के p पार्श्विक कक्षक से इस प्रकार से पार्श्वीय अतियपन करके पाइबंद का निर्माण करते हैं, है ना बच्चों। आप इस प्रकार से बना दें तो भी सही है। कक्षक की पूछा है तो आप ये बना दें, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है कि आप ये बना दें जो कक्षक की पूछा है ना आपसे, ठीक है बच्चों। चलें नेक्स्ट 20वें का अथवा के बाद वाला प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर आगे बच्चों अपन, है ना। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त एस्टर का नाम। बच्चों बार बार आने वाला प्रश्न है। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग आता है आपका C6H5COO Na। आपको नाम लिखना है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है बच्चों। नाम पूछा है, नाम लिख देना है केवल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों को समझाइए। रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन में हम क्या करते हैं, एसीटिल क्लोराइड लेते हैं, इस एसीटिल क्लोराइड का अपचयन करते हैं अपन PD/BaSO4 की उपस्थिति में, PD/BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन करते हैं। ऐसा करने पर ये HCl के साथ बाहर निकल जाती है और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता, ठीक है। इस प्रकार से होती है रोजेनमुंड अपचयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ब, दूसरे का ब वाला, केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया भी केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, एल्डिहाइड दर्शाते हैं, अर्थात जिनमें अल्फा H नहीं होता। तो हम फार्मेल्डिहाइड की बात करेंगे। हम फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे और फार्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को सांद्र NaOH, सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिकृत करेंगे। जब सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिकृत करेंगे ना अपन, तो यह एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया है, एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होगा। मान लो इस अणु का अपचयन हुआ तो जिस अणु का अपचयन होता है उससे तो एल्कोहल बनती है, तो मेथेनॉल बनेगा। और जिस अणु का ऑक्सीकरण होगा उस अणु के ऑक्सीकरण पर अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे HCOONA, सोडियम फार्मेट बनेगा। तो जिस अणु का अपचयन हुआ उससे एल्कोहल बनेगी और जिस अणु का ऑक्सीकरण होगा उससे अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। चूँकि मैंने यह NaOH लिया था तो सोडियम लवण बना है, सोडियम फार्मेट, ठीक है। एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है तीसरा इसका, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण से बने चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का चित्रित कीजिए। देखो बच्चों कितना भयंकर प्रश्न घुमाया है ना। इजी है पर क्या है, प्रश्न को घुमा दिया है, आपके लिए डिफिकल्ट किया थोड़ा सा केवल। तो आप समझे क्या कहा, नाभिक रागी, नाभिक स्नेही मतलब योगज मतलब योगात्मक, तो नाभिक स्नेही मतलब SN1 या SN2, है ना। इसमें कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, C+O वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं। पर नाभिक रागी आक्रमण मतलब नाभिक स्नेही के आक्रमण से बने चतुष्फलकी मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। आप याद करो, एल्डिहाइड कीटोन की प्रमुख अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और उस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता था देखना आप। इस प्रकार से हम बताते थे आपको कि कार्बोनिल समूह जो होता है ये O इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता था, जिससे इस O पर नेगेटिव चार्ज आता था और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता था। क्योंकि कार्बन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन का षटक पूरा होता था, षटक 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर, इसलिए नाभिक स्नेही पहला आक्रमण करता था और इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर बाद में आक्रमण करता था। तो हम उस नाभिक स्नेही का आक्रमण करके बताएंगे इसके ऊपर। आपको केवल इसने पूछा है उस मध्यवर्ती का फोटो चित्र, मतलब तो ये पीछे की 2 वैलेंसी, उस कार्बोनिल के कार्बन की पीछे की 2 वैलेंसी, इस पर किसने आक्रमण कर लिया, इस पर नाभिक स्नेही ने आक्रमण कर लिया। तो हम यूँ कहते हैं कि इसके ऊपर NU न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण कर लिया, ठीक है। और अब जब इस पर न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण कर लिया तो क्या बचा, O बचा। O कैसा है, माइनस वाला है। इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है, केवल इतना सा काम पूछा है, क्रिया विधि भी नहीं पूछी, बस आपको जो चित्र पूछा था इतना सा, ठीक है। इतना काम कर देना है आपको, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, तो ये आपका 2022 का है ना, 2022 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। बस आप इनको करते रहें बच्चों और परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को परीक्षा के लिए। आप अच्छे से
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।